हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार मिश्रा। बच्चों, आज की इस नए वीडियो में हम पद परिचय का टॉपिक लेके आए हैं। पुराने वीडियो में अपन ने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय किया था। आज हमें इस नए वीडियो में पद परिचय करना है विशेषण का। तो विशेषण का परिचय करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ देखते हैं वो कौन कौन से बिंदु है। विशेषण का पद परिचय, पद परिचय, इसके लिए 4 बिंदुओं की जानकारी देनी पड़ती है अपन को। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं यहाँ देखते हैं अपन। उसमें पहला बिंदु होता है जिसका नाम है विशेषण पद का नाम। अब विशेषण पद का नाम अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विशेषण तो खुद ही एक नाम है कि विशेषण के किस भेद में है वो। क्या वो संख्यावाचक में है, क्या वो परिमाणवाचक में है, क्या वो संकेतवाचक में है, क्या वो गुणवाचक में है। विशेषण पद का नाम पहला बिंदु ये बताना होता है अपन को। इसमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है परिचय में कि वो जो पद का नाम होता है वो नंबर 1 बिंदु पे आना चाहिए। बाकी जो बाद वाले नंबर हैं वो आप क्रम बदल सकते हैं उनके, लेकिन पहले नंबर का जो है पद का नाम वो नंबर 1 पे होना चाहिए। दूसरा होता है विशेषण पद का लिंग, विशेषण पद का लिंग, पद का लिंग। तीसरा होता है विशेषण पद का वचन, विशेषण पद का वचन। और चौथा होता है विशेष के साथ में संबंध, विशेष्य के साथ संबंध, संबंध। इन 4 बिंदुओं की जानकारी अपन को इसके परिचय में देना पड़ता है। विशेषण पद का नाम, विशेषण पद का लिंग, विशेषण पद का वचन और विशेष के साथ में संबंध की वो संबंध किस प्रकार का है। अब यहाँ सबसे पहले अपन को ये देखना है कि विशेषण पद का नाम इसका मतलब क्या है। तो इसको जानना है किसे कहते हैं विशेषण, कितने इसके भेद होते हैं, कितनी इसकी अवस्था होती है। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए अपन को विशेषण वाला टॉपिक देखना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे इसका जो विशेषण वाला टॉपिक है पूरा का पूरा वीडियो मैं 10वीं क्लास के हिंदी ग्रामर में बना चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। थोड़ा बाहरी तौर से यहाँ पे देखते हैं किसमें होता क्या है। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पहले देखना है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इसमें एक होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। एक होता है यहां पर प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो तीनों टॉपिक यहां पे है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। वापस देखिए कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हमारे पास में आ गया कि गाय बहुत काली है। इस वाक्य में 4 पद है। एक पद है यहाँ पे गाय, एक है बहुत, एक है काली और एक है गाय है। ये 4 पद हैं। यहाँ पे गाय तो एक नाम है, काली अब ये विशेषता होती है कि वो काली है, सफेद है, पीली है, कैसी है विशेषता है। तो यहाँ गाय नाम है तो ये है संज्ञा पद। अब गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये संज्ञा पद हो गया, संज्ञा पद। गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये हो गया विशेषण पद, विशेषण पद। और बहुत की काली की विशेषता क्या है, बहुत है, तो ये हो गया प्रविशेषण पद।
प्रविशेषण पद हो गया ये तीनों हो गया। अब यहां पे अपन को देखना है कि इसमें विशेष्य कौन सा है, कि संज्ञा पद है वही विशेष्य है। क्यों? क्योंकि यहां पे गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो यही कौन हो गया, यही विशेष्य है। संज्ञा पद भी है और विशेष्य भी है। विशेष्य हमारे पास माना ये आ गया कि भवन बहुत छोटा है। अब अपन यहां देखते हैं कि भवन मकान को कहते हैं, अपन आलय भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं। तो भवन एक नाम है स्थान का, तो यहां पे भवन नाम है। तो भवन की विशेषता क्या है कि बहुत छोटा है। तो यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है, भवन की। तो भवन कौन हो गया यहां पे, विशेष्य। ये हो गया यहां पर विशेष्य। भवन की विशेषता क्या है कि वो छोटा है, तो छोटा हो गया यहां पर विशेषण। विशेषण। और छोटे की विशेषता क्या है कि वो बहुत है, तो छोटी अर्थात छोटा कौन है, विशेषण। इसकी विशेषता क्या है, बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। विशेषण। तो ये तीनों टॉपिक आपकी समझ में आ गए होंगे कि विशेषण भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य होते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा विशेषण के भेद कितने होते हैं। इसके मुख्य 4 भेद होते हैं मुख्यतया। सामान्य तो इसके 6 होते हैं, लेकिन मुख्य भेदों की बात कर रहे हैं तो इसके 4 भेद होते हैं मुख्यतः। तो यहां देखते हैं अपन विशेषण के भेद। इसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये पहला विशेषण है इसका। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, इसके 2 नाम हैं, संकेतवाचक भी है और सार्वनामिक है। इनके अलावा 2 होते हैं, जिसमें वो एक तो होता है विभागवाचक और एक होता है व्यक्तिवाचक, लेकिन उन दोनों को यहाँ शामिल कर दिया है। अपन को यहाँ 4 देखने हैं, उनकी कहाँ पे उदाहरण जाएंगे तो यहाँ देखें। गुणवाचक में क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की रंग संबंधी विशेषता, कि वो काला है, गोरा है, कैसा है, रंग संबंधी विशेषता, आकार संबंधी विशेषता, छोटा होना, बड़ा होना, गोल होना, ये आकार संबंधी विशेषता होती। रंग संबंधी, आकार संबंधी, गुण संबंधी। गुण का मतलब ईमानदार है, चोर है, भला है, बुरा है, ये गुण संबंधी होता है। होशियार है, कमजोर है, गुण संबंधी विशेषता होती है, तो ये गुण संबंधी हो गया। रंग संबंधी, आकार संबंधी, गुण संबंधी, अवस्था संबंधी, कि वो किस अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, युवावस्था में है, किशोरावस्था में है, किस में है, अवस्था संबंधी। रंग, आकार, गुण, अवस्था, रूप। रूप का मतलब वो सुंदर है, भद्दा है, तो ये रूप संबंधी। ये सारी विशेषताएं जो होती हैं ये गुणवाचक विशेषण में आती है। रंग संबंधी हो, गुण संबंधी हो, आकार संबंधी हो, अवस्था संबंधी हो, ये सारी आती है गुणवाचक में। जैसे हमारे पास में ये आ गया, हमारे पास में है शहर बहुत सुंदर है।
इस वाक्य में 4 पद है, एक तो शहर, एक बहुत, एक सुंदर है। तो अपन यहां पे देख रहे हैं शहर एक स्थान का नाम है, तो ये तो है संज्ञा पद। यहाँ पे शहर की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है, पहली विशेषता है कि वो सुंदर है, और सुंदर की क्या है कि बहुत है। तो यहाँ पे यदि अपन इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है विशेष्य, ये तो हो गया विशेष्य। सुंदर विशेषण है। अब विशेषण तो 4 होते हैं, किस में आएगा, तो आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है रूप संबंधी विशेषता होती है, सुंदर होना, भद्दा होना, रूप आता ही। तो रूप संबंधी विशेषता होती है गुणवाचक में, तो इसका नाम होगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब यहां अपन देख रहे हैं कि सुंदर की विशेषता क्या है कि बहुत है, और विशेषण की जो विशेषता होती है उसे कहते हैं अपन प्रविशेषण, तो इसका नाम हो गया प्रविशेषण। यदि दिए हुए वाक्य में अपने सुंदर का परिचय करना है, सुंदर का, कि सुंदर के 4 बिंदु लिखो, तो सबसे पहले आपको सामने लिखे थे मैंने कि पद का नाम, तो अपना पहला नाम होगा गुणवाचक विशेषण, सुंदर की बात हो रही है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण। लिंग इसका, अब सुंदर किसके लिए है, शहर के लिए। किसी भी विशेषण का लिंग और वचन किस पर निर्भर होता है, उसके विशेष्य पर। जो उसके विशेष का लिंग होता है वही होता है विशेषण का लिंग, जिसके विशेष का वचन होता है वही होता है विशेषण का वचन। तो इसका विशेष कौन है, शहर। जो शहर का जो लिंग होगा वही सुंदर का होगा। तो इसका पहला बिंदु है गुणवाचक विशेषण। अब शहर का लिंग मालूम करना है कि लिंग क्या है, इसमें कोई क्रिया जोड़ दो। किसी भी वाक्य में रहने वाले शब्द का यदि लिंग मालूम करना है, वचन मालूम करना है, तो क्रिया जोड़कर मालूम कर लो। हमारे पास अगर शहर बन रहा है या शहर बन रही है, जवाब होगा शहर बन रहा है। किसका हो गया, पुल्लिंग का। तो जब इसका लिंग पुल्लिंग है तो इसका लिंग भी पुल्लिंग ही होगा। वचन देखना है तो शहर को देखेंगे, इसका वचन कौन सा है, शहर बन रहा है या शहर बन रहे हैं, तो जवाब है शहर बन रहा है। तो शहर का वचन यहाँ एक वचन में है यहाँ पे, तो ये भी एक वचन में है, तो इसका लिंग पुल्लिंग, एक वचन। चौथा बिंदु है विशेष के साथ में संबंध। तो अपना यहाँ पे क्या होगा, लिखना होगा सुंदर, सॉरी यहाँ पे बताएंगे शहर विशेष का विशेषण। इसके 4 बिंदु हो जाएंगे। यदि हमें करना है प्रविशेषण का परिचय, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 बिंदु प्रविशेषण, नंबर 2 पुल्लिंग, तो इसका लिंग भी इस पर निर्भर है, पुल्लिंग। नंबर 3 एक वचन। नंबर 4 सुंदर विशेषण का प्रविशेषण। इसके 4 बिंदु होते हैं। यदि हमारे पास में ये आ गया, हमारे पास में ये आया है खेत बहुत चौड़ा है। खेत की जो माप होती है वो 2 के आधार पे होती है, लंबाई के आधार पर, एक चौड़ाई के आधार पर। लंबाई को लंबा कहते हैं, चौड़ाई को चौड़ा भी कह सकते हैं। खेत बहुत चौड़ा है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ विशेषता किसकी है, खेत की। खेत की विशेषता क्या है कि वो चौड़ा है, तो चौड़ा खेत की विशेषता है। और चौड़े की विशेषता क्या है कि वो बहुत है, तो ये चौड़े की विशेषता हो गई। अब यदि हमें खेत का परिचय करना है, तो खेत तो एक नाम है स्थान का, और नाम कहाँ आते हैं, संज्ञा में। तो इसके 4 बिंदु होंगे। संज्ञा के 4 बिंदु कौन कौन से होते हैं, पद का नाम, पद का लिंग, पद का वचन, पद का कारक। संज्ञा और सर्वनाम में चौथा बिंदु कारक का होता है। तो यहां पे यदि लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, खेत का लिंग क्या होगा कि खेत बड़ा है या खेत बड़ी। मैंने कहा कि किसी का लिंग मालूम करना है शब्द का, तो क्रिया जोड़ देते हैं उसमें। तो ये होगा खेत बड़ा है या खेत बड़ी है, जवाब है खेत बड़ा है, तो लिंग इसका पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और चौथा बिंदु कर्ता कारक है। इसमें क्योंकि खेत के बारे में बताया जा रहा है। यदि हमें चौड़ा का करना है, तो चौड़ा कौन है यहाँ पे, विशेषण। इसका पहला बिंदु क्या होगा, चौड़ा है। अब चौड़ा किस में आता है, लंबाई चौड़ाई किस में आती है, आकार संबंधी विशेषता। तो आकार संबंधी विशेषता है ये, तो आकार संबंधी विशेषता के लिए किस में आएगा, गुणवाचक में। तो दूसरा हो गया इसका गुणवाचक विशेषण। लिंग इसका निर्भर किस पर करेगा, क्या बताया मैंने अभी,
कि किसी भी विशेषण का लिंग और वचन निर्भर करता है विशेष पर। तो इसका लिंग किस पर निर्भर हो गया? खेत पर। खेत का लिंग क्या है? पुल्लिंग, तो इसका लिंग भी पुल्लिंग है। खेत का वचन एक वचन है, इसका वचन एक वचन है, तो पुल्लिंग हो गया, एक वचन। चौथा बिंदु है विशेष के साथ में संबंध, तो इसके विशेषी कौन है? खेत। तो अपन जवाब देंगे खेत विशेष्य का गुणवाचक विशेषण, ये इसका चौथा बिंदु हो गया। यदि हमें बहुत का करना है तो बहुत का तो वही होगा। नंबर 1 प्रविशेषण, पुल्लिंग एक वचन, और चौड़ा विशेषण क्या? प्रविशेषण। चौड़ा विशेषण का क्या? ये प्रविशेषण हो गया। तो ये पहला बिंदु है रंग संबंधी, आकार संबंधी, गुण संबंधी, अवस्था संबंधी, रूप संबंधी, सारी विशेषताएं गुणवाचक में होती है। इस गुणवाचक में हमको एक जानकारी और लेनी पड़ती है कि इसकी अवस्था होती है। अवस्था इसकी 3 होती है गुणवाचक की। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है इसकी 3 अवस्था? अंग्रेजी में डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। इंग्लिश में जितनी डिग्रियां होती हैं उन डिग्रियों को हिंदी में कहते हैं अवस्था। उनके हिंदी में नाम भी अलग अलग है। तो गुणवाचक की 3 अवस्था, गुणवाचक की अवस्था है 3। गुणवाचक विशेषण की अवस्था, इसको अवस्थाएं भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि 3 है, एक से अधिक संख्या में है, तो 3 अवस्था होती है। पहली इसकी अवस्था होती है, इसको कहते हैं अपन मूलावस्था। मूलावस्था पहली। दूसरी होती है इसकी उत्तरावस्था, तीसरी होती है इसकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये जो मूलावस्था है इसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव होती है। उत्तरावस्था को अपन कहते हैं कंपैरेटिव। कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब तुलना, तुलनात्मक होता है कंपैरेटिव। COMPARATIVE, कंपैरेटिव। और तीसरी होती है उत्तमावस्था, इसको कहते हैं अपन सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ये 3 अवस्था होती है। अब इसको जानना है हमको कि पॉजिटिव में क्या होता है, यानी मूलावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में क्या होता है, और उत्तमावस्था में क्या है। ये बहुत सिंपल है, यदि आपका ध्यान पूरा यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप कभी भूल नहीं सकते इसको। कोई ट्रिक्स कैसी है? इसमें क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की मात्र विशेषता बताई जाती है, कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, केवल विशेषता होती है। चतुर है, कमजोर है। इसमें क्या होती है कि एक की तुलना दूसरे से होती है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ राम की तुलना हो रही है श्याम से, तो राम की तुलना श्याम से हो रही है, उत्तरावस्था है। इसमें क्या होता है, एक को दूसरे से नहीं, यहां एक की तुलना दूसरे से होती है, यहां एक को सभी में या तो श्रेष्ठ बताए या फिर उसको कमजोर मानते हैं, यहां सभी की हो, यानी उत्तम मानी, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब सबसे अलग, जिसको अपन सुपर कहते हैं। सुपर का मतलब क्या होता है, जिसके बराबर कोई है ही नहीं, कोई दूसरा, बेजोड़ हो जो। अब जैसे मैं यहां 3 उदाहरण लिखते हैं अपन, यहां हमारे पास में यह है कि दिनेश सुंदर बालक है। एक तो ये है हमारे पास, एक हमारे पास में है दिनेश महेश से सुंदर है। एक दूसरा तीसरा ये होता है कि दिनेश सभी में सुंदर है। प्रिय बच्चों, यहां देखते हैं अपन
कि तीनों में विशेषता आ रही है। और वो विशेषता कौन सी? सुंदर। ऊपर भी सुंदर आ रहा है, नीचे भी सुंदर है, नीचे भी इसके बाद भी सुंदर है, यहां भी सुंदर आ रहा है। देखिए यहां भी सुंदर है, यहां भी सुंदर आ रहा है देखिए, और यहां भी सुंदर है। लेकिन अंतर क्या देख रहे हैं अपन? ऊपर वाले पहले उदाहरण में मात्र एक की विशेषता है। तो जहां मात्र एक की विशेषता होती है, चाहे वो गुणवाचक हो, आकार संबंधी हो, रंग संबंधी हो, केवल एक की हो, तो वहां पर जो होती है वो मूलावस्था में होती है। तो यहां सुंदर जो है मूलावस्था में है। सुंदर विशेषण किस अवस्था में है? मूलावस्था में। यहां देखते हैं कि दूसरा दिनेश महेश से सुंदर है, एक की तुलना दूसरे से हो रही है, तो यहां भी सुंदर है। अब सुंदर जो है ये किस अवस्था में आएगा? ये आएगा उत्तरावस्था में। नीचे वाले में अपन देखते हैं कि दिनेश सभी में सुंदर है, सभी में माना जा रहा है यहाँ पे, सभी में, तो इसकी जो सुंदर की अवस्था मानी जाएगी वो होगी उत्तमावस्था। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव के एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है? पॉजिटिव और कंपैरेटिव के एडजेक्टिव में यानी विशेषण में क्या अंतर होता है? मात्र यह अंतर होता है कि पॉजिटिव का विशेषण मूल अवस्था में होता है जैसे उसकी अवस्था होती है, और कंपैरेटिव के जो एडजेक्टिव होता है या तो उसके बाद में ईआर जुड़ जाता है, या तो जुड़ता है उसमें ईआर, या उसके पहले मोड जोड़ देते हैं। ये इंग्लिश में करते हैं अपन, ऐसे वहां जब ईआर जुड़ता है और मोड जोड़ते हैं, ऐसे हिंदी में भी होता है। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में या तो अधिक जोड़ देते हैं, या फिर लास्ट में जो शब्द होता है उसमें तर जोड़ देते हैं। जैसे पटु है माना, तो पटु का जो उत्तरावस्था होगी, पटु मानी होता चतुर, पटु की जो उत्तरावस्था होगी वो पटुतर हो जाएगी, पटुतर। कुशल है माना कि कुशल, इसकी उत्तरावस्था, अब कुशल तो किस में है? मूलावस्था में। और जिसकी अगर उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुशलतर हो जाएगा, कुशलतर। ऐसे ही क्या होता है कि उत्तमावस्था में यहां जब कंपैरेटिव में यानी उत्तरावस्था में अपने तर जोड़ा, तो उत्तमावस्था में क्या करते हैं? तम जोड़ते हैं। पटु का यदि उत्तमावस्था बनेगी तो पटुतम हो जाएगा, कुशल की बनेगी तो कुशलतम हो जाएगा। लघु माना हमारी मूलावस्था में है, तो लघु की उत्तरावस्था क्या बनती है? लघुतर, और उत्तमावस्था बनती है लघुत्तम, तो अलग अलग बनती है इसकी। तो जैसा वाक्य होगा तो या तो वाक्य इस रूप में आएगा, जैसे ये आ गया हमारे पास कि दिनेश सुंदर बालक है। अब अपन यहां देख रहे हैं सुंदर जो है विशेषता है, किसमें है? ये गुणवाचक में, और गुणवाचक की 3 अवस्था होती है। तो अपन को क्या करना होगा परिचय में? या तो पूछता है कि इसकी किस अवस्था में है, तो अपन सीधा देंगे कि यह मूल अवस्था में, या फिर नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एकवचन और बालक विशेष का विशेषण। इसका चौथा बिंदु हो जाएगा। यहां करेंगे अपन दिनेश महेश से सुंदर है, तो यहां किसकी विशेषता है? दिनेश की, तुलना हो रही है महेश से, तो इसमें करेंगे तो गुणवाचक विशेषण, उत्तरावस्था, पुल्लिंग, एकवचन और दिनेश विशेष का विशेषण हो जाएगा। यदि यहां करेंगे सभी में सुंदर है तो गुणवाचक विशेषण, उत्तमावस्था, पुल्लिंग, एकवचन और दिनेश विशेष का विशेषण। तो ये सारा जो होता है अवस्था बताने का काम होता है वो गुणवाचक में होता है। इसके बाद अपन नंबर 2 पे आते हैं जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होती है? ऐसे शब्द आते हैं जो गिने जाने वाले होते हैं। विशेषता 2 प्रकार के शब्दों की होती है, या तो होती गिने जाने वालों की या सामान्य शब्दों की। जैसे हमारे पास ये एक तो हमारे पास में आ गया 5 किलो चीनी, एक आ गया हमारे पास 5 बालक, और एक हमारे पास में आ गया अच्छा बालक। ऊपर वाले पहले उदाहरण में विशेषता क्या है कि चीनी कितनी है? 5 किलो, तो ये है यहां पे विशेषण। सेकंड वाले में क्या देख रहे हैं कि बालक की विशेषता कितनी है कि वो 5 है, तो ये वाला हो गया। यहां नीचे वाले में देखते हैं कि बालक की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। तीनों में अंतर है, विशेषता तीनों में ही है। यहां विशेषता है 5 kg, यहां विशेषता है 5 और यहां विशेषता है अच्छा, लेकिन अंतर आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है
कि यहां चीनी को नापने और तोलने का काम करते हैं। किलो को अपन नापते तोलते हैं, गिनते नहीं है। जहां पर नापने तोलने का काम होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो 5 किलो आएगा ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। और यहां 5 बालक है, बालक को नापने तोलने का काम नहीं हो रहा है, यहां पे बालक को गिनने का काम हो रहा है। गिनने संबंधी विशेषता है। और जहां गिनी जा सकने वाली विशेषता होती है वो होती है संख्यावाचक में। तो ये आएगा संख्यावाचक विशेषण। ये कौन सा है? संख्यावाचक। यहां देखते हैं बालक की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। अब अच्छा होना बुरा होना संख्यावाची नहीं होता है, नापे तोलने वाला नहीं होता। फिर क्या होता है? अच्छा बुरा गुण होता है आदमी का। अब गुण जो होते हैं वो किस में जाते हैं? गुणवाचक में। तो ये विशेषण है गुणवाचक, ये है संख्यावाचक और ये है परिमाणवाचक। एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा मनन करना कि आपका मन में सही आंसर आते हैं नहीं। एक तो हमारे पास 6 गज कपड़ा, एक हमारे पास में है तीसरी मंजिल, और एक हमारे पास में है छोटी लकड़ी। यहां अपने मन में बैठाने का प्रयास कीजिए कि तीनों में विशेषता तो तीनों में है। यहां कपड़े की विशेषता क्या है? वो 6 गज है। यहां मंजिल की विशेषता क्या है? वो तीसरी है। यहां लकड़ी की विशेषता क्या है? वो छोटी है। विशेषता तीनों में आ रही है लेकिन अंतर आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है कि यहां कपड़े की विशेषता है कि वो 6 गज है। अब गज को अपन गिनते नहीं है। गज जो है गुणवाचक में नहीं होती, रंग में नहीं होती। अगर ये होता कि सफेद कपड़ा तो रंग संबंधी होती, लेकिन यहाँ 6 गज है तो नापने तोलने का भाव व्यक्त हो रहा है। तो जिस विशेषण में नापने तोलने का भाव व्यक्त होता है उसका नाम होता है परिमाणवाचक। तो ये तो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और यहां मंजिल जो होती है, मंजिल जिसको हम इंग्लिश में स्टेप कहते हैं, कि कितने स्टार की बनी हुई है, यानी कि एक होता है 5 स्टार। अब 5 स्टार का मतलब ये नहीं होता वहां 5 तारे लगे हुए हैं, 7 स्टार 7 तारे, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 स्टार उसे कहते हैं जो 5 मंजिला बनी होती है। 7 स्टार उसे कहते हैं 7 मंजिला बनी होती है। इसमें तीसरी मंजिल, हर मंजिल को अपन नापते तोलते हैं या गिनते हैं? मंजिल को अपन नापते तोलते नहीं है बल्कि गिना जाता है। तो मंजिल की विशेषता यहाँ पर तीसरी है, गिनी जा सकने वाली है, तो ये आएगी संख्यावाचक में। ये परिमाणवाचक में, ये संख्यावाचक में। नीचे वाले में लकड़ी की विशेषता क्या है? कि वो छोटी है। छोटा होना बड़ा होना ये तो आकार संबंधी है, और आकार संबंधी कहाँ आती है? गुणवाचक में। तो ये किस में आएगी? गुणवाचक विशेषण में आती है। तो ये दोनों हो गया कि संख्यावाचक में कौन सी संख्या आती है और परिमाणवाचक में कौन सा आता है। तो यहां दोनों लेते हैं अपन। परिमाणवाचक में तो परिमाणवाचक में परिमाण का मतलब ही क्या होता है? नापना तोलना। तो इसमें नापने तोलने संबंधी विशेषता होती है इसमें भी, परिमाणवाचक में भी। और तीसरा होता है संख्यावाचक, इसमें गिनी जा सकने वाली संख्या होती है। संख्यावाचक में गिनी जा सकने वाली। अब अभी तो आपको मैंने बताया था कि कैसे कैसे होता है। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से होते हैं इसके? इसका एक भेद होता है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, ये तो इसके भेद होते हैं। जैसे ऊपर वाले के 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक के, ऐसे संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। एक संख्यावाचक होता है, इसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक।
अब निश्चितता में तो निश्चितता होती है जैसे 3 गज, 3 गज, 3 गज, 3 गज में क्या होता है कि 3 गज में, अब गज को अपन क्या करते हैं, नापते हैं। अब नापने की विशेषता आ रही है ना, इसमें नापने की विशेषता आ रही है, तो नापने वाली कहां जाती है, परिमाणवाचक में। अब 3 गज निश्चित हो गया ना, तो अगर ऐसा होता कुछ गज, कुछ गज, अब गज की विशेषता क्या, कुछ है, अब कुछ आ गया ना इसमें, तो कुछ निश्चित नहीं है, तो ये तो है कुछ तो अनिश्चित परिमाणवाचक में, और 3 गज आ गया तो निश्चित परिमाणवाचक में आ गया। ऐसे हमारे पास है, एक तो है बहुत पानी, बहुत पानी, और एक हमारे पास में है एक टैंकर पानी। एक तो है बहुत पानी और एक आ गया एक टैंकर पानी। ऊपर वाले पानी की विशेषता क्या है, वो बहुत है, और नीचे वाले क्या है कि वो एक टैंकर है, एक टैंकर। तो यहां पानी की विशेषता एक टैंकर। अब एक टैंकर को अपन नापते तोलते हैं, गिनते हैं, टैंकरों को तोलते नहीं है, टैंकरों को गिना जाता है। अब गिनी जा सकने वाली विशेषता जो होती है वो संख्यावाचक में है, तो एक टैंकर जो जाएगा वो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा, और बहुत पानी जाएगा, बहुत पानी। अब पानी बहुत है, अगर ऐसा ठंडा होना गर्म होना ऐसा होता तो ठंडा होना गर्म होना उसका गुण होता है। अब यहां यदि बहुत पानी है, अब यहां अपन देखते हैं पानी को गिनते थोड़ी है अपन, पानी को अपन गिनते नहीं है। पानी को जब गिनेंगे नहीं अपन तो यहां बहुत जो होगा किसमें जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। तो अलग अलग है, ये भी देखना पड़ता है कि गिनी जा सकने वाली विशेषता है या ना गिनी जाने वाली है। अपन यहां देखते हैं, एक ये आता माना 3 किलो पानी, अगर टैंकर नहीं होता माना कि, और ये होता 3 किलो पानी, ऐसा होता हमारे पास, तो किलो को अपन क्या करते हैं, किलो को अपन नापते हैं या तोलते हैं, तो तोलने संबंधी विशेषता आ गई, तो इसका नाम है निश्चित परिमाणवाचक। तो ये 2 होते हैं परिमाणवाचक में कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे यहां संख्यावाचक होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हमारे पास ये आ गया दूसरा आदमी, दूसरा आदमी। अभी हमको इसका परिचय करना है, दूसरे का क्या होगा। फिर अपन सोचेंगे कि दूसरे करना, तो दूसरे को तो अपन गिनते हैं, तो गिनने वाला तो कहाँ होता है, संख्यावाचक में है। फिर सोचेंगे कि दूसरा निश्चित में, अनिश्चित में, तो निश्चित में है। तो नंबर 1 बिंदु निश्चित संख्यावाचक। आदमी पुल्लिंग में है तो दूसरा पुल्लिंग हो गया। दूसरा आदमी एक ही तो है वो, अगर ऐसा होता दोनों आदमी होता, इन दोनों में अंतर है। अगर दोनों आदमी होता, दोनों आदमी, तो ये दोनों किस में है, बहुवचन में, और यार दूसरा आदमी तो यह एक वचन में। रटने का काम नहीं इसमें, कहीं रटोगे आप, आपको वाक्य में समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। दोनों में तो 2 है और दूसरे में केवल 1 है। जैसे एक तो है 3 मंजिल और एक है तीसरी मंजिल। अब 3 मंजिल जो है उसमें तीनों मिली हुई है, 3 मंजिल तो 3 मंजिल है, यहां 3 किस में जाएगा, यहां 3 जाएगा बहुवचन में, और तीसरी मंजिल तो केवल एक ही होगी ना, वो जाएगी एक वचन में। तो यहां पे अपने पास है दूसरा आदमी, तो दूसरा आदमी एक में माना जाएगा, इसका वचन एक वचन, पुल्लिंग हो गया। और चौथा बिंदु है आदमी विशेष का, आदमी विशेष का संख्यावाचक विशेषण, ये चौथा बिंदु जाएगा। तो जैसे ही वहां पे होगा, आपको ये जानकारी होगी कि परिमाणवाचक में क्या होगा, संख्यावाचक में क्या होगा, तो अपन इसकी जानकारी दे सकते हैं कि किसमें 4 बिंदु क्या होंगे। इसके बाद इसका चौथा बिंदु जो है हमारा विशेषण का, उसको भी यहां देख लेते हैं। उसमें क्या होता है चौथे बिंदु में, चौथा बिंदु जो है हमारा है वो संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसका एक नाम और है फ्रेंड्स, इसका एक नाम कौन सा है, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण,
इसको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सर्वनाम शब्दों से बना होता है। किससे बना होता है? सर्वनाम। अब सर्वनाम का टॉपिक तो अपन ने पढ़ लिया, आपको मैंने वहां बता भी दिया कि कब वो सर्वनाम विशेषण बनेगा, कब वो सर्वनाम पुरुषवाचक में आएगा, कब वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो आपको मैंने वहां पे क्लियर किया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास में ये आ गया कि कोई बालक आया है, कोई बालक आया है। यहां पे पद हैं 3, एक तो पद है कोई, एक है बालक, एक आया है। अब यहां आया है तो एक क्रियापद है, बालक एक नाम है, संज्ञा पद है। अब यहां पे कोई जो है सर्वनाम भी होता है अनिश्चयवाचक में, कोई कुछ, लेकिन यहां पे कोई किसके लिए आ रहा है? बालक के लिए, आने वाले बालक के लिए आ रहा है। अगर ये आता कोई आया है तो जाता अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाता, लेकिन यहां कोई किसके लिए आ रहा है? बालक के लिए आ रहा है। तो बालक के लिए आ रहा था, इसका पहला बिंदु क्या हो जाएगा? इसका ये होगा संकेतवाचक विशेषण। ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। अब यहां पे अपन को देखना है इसका लिंग क्या होगा। तो बालक का लिंग क्या है? पुल्लिंग, तो इसका लिंग हो गया पुल्लिंग। इसका वचन क्या होगा? इसका वचन हो गया, क्योंकि बालक एक ही है यहां पे, तो ये इसका वचन हो गया एक वचन। और चौथा बिंदु विशेष के साथ में संबंध चौथा लिखेंगे अपन, बालक, इसको एकल में कर देंगे, विशेष का विशेषण। ये चारों बिंदु हैं। तो जैसे भी होगा हम वहां पे कर लेंगे, पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने सर्वनाम पढ़ाए थे, इसको क्लियर कर दिया था कि संकेतवाचक कहां होगा। यदि ऐसा हमारे पास में है कि यह है पुस्तक रखी है, यदि ऐसा है, और एक यह है कि यह है मेरी गाय है, और एक ये आ गया कि यह है जा रहा है, यह तीनों जगह यह आ रहा है, और तीनों जगह यह जो है अलग अलग भेद में जाएगा। यहाँ पे यह पुस्तक रखी है, यहाँ पे यह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे नहीं है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है पुस्तक की ओर, तो इसका नाम होगा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह मेरी गाय है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया कि यह मेरी गाय है। अब यह मेरी गाय है, यहाँ पर यह मेरी गाय, बीच में आ गया मेरी और बाद में आ गया गाय, तो यहाँ पे जो यह बनेगा, अब गाय क्या है? यहाँ पे सजीव है। मैंने कहा कि यदि सजीव होता है तो वो जाता है पुरुषवाचक में, और निर्जीव होता है वो जाता है निश्चयवाचक में। तो यहाँ पे यह बनेगा पुरुषवाचक, और वो भी किसमें? प्रथम पुरुषवाचक में। यहाँ भी किसमें जाएगा? प्रथम पुरुषवाचक में। तो ये प्रथम पुरुषवाचक है दोनों, और ये संकेतवाचक का। तो जैसा होगा वहाँ पे अपन समझ लेंगे और इसका परिचय कर देंगे। तो ये चार बिंदु जो है ये विशेषण के थे। इसमें हमको पहला भेद देना हुआ, इसका भेद कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, उसका लिंग कौन सा है, और विशेष के साथ में संबंध क्या है। इसका चौथा बिंदु जो है हमारा है क्रिया का, कि क्रिया का परिचय देने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है। तो अपन यहां फिर लेंगे चौथे बिंदु क्रिया को। क्रिया का टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है कि क्रिया का पद परिचय, क्या कह सकते हैं? क्रिया पद का परिचय, या तो ऐसा कह सकते हैं अपन, या फिर क्रिया पद का परिचय। क्रियापद का परिचय। इस क्रियापद के परिचय को पढ़ने के लिए हमें क्रिया की जो परिभाषा है, क्रिया के भेद हैं, क्योंकि इसका जो परिचय करते हैं इसके परिचय में काफी सारे बिंदु काम आते हैं। नंबर 1 बिंदु होता है उसमें क्रियापद का नाम, क्रियापद का नाम। दूसरा होता है क्रियापद का लिंग।
तीसरा होता है क्रियापद का वचन। क्रियापद का वचन। चौथा होता है क्रियापद का काल, कि वो किस काल में है। और पांचवा होता है क्रियापद का वाच्य। पद का वाच्य। और छठा होता है क्रिया पद के कर्ता, कर्म व अन्य। ये सारे होते हैं। तो इस क्रियापद के परिचय में हमको सबसे पहले क्रिया के बारे में जानकारी है। वैसे मैंने 10वीं क्लास के हिंदी ग्रामर का एक वीडियो बनाया क्रिया का, आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें। इस क्रिया के उस वीडियो को देखने के बाद अब नए वीडियो में आपको बाहरी तौर से बताएंगे कि क्रियापद कैसे है, क्योंकि एक बार वहाँ देख लोगे आप, एक बार मैं यहाँ समझा दूंगा तो ये और अधिक सटीक समझ में आ जाएगा आपको, और आप कहीं रिपीट नहीं खाएंगे। तो नई वीडियो तक के लिए हम आपको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आप जब तक इसको पूरा पढ़ें तब तक हम आगे के वीडियो को तैयार करेंगे। धन्यवाद।